साइंस क्या बोलता है कि हर कार्य के पीछे कारण होता है, तो एस्ट्रोलॉजी एकदम उसी पर ही चलता है कि जो कुछ इस विश्व में घटनाएं घटती हैं उनके पीछे ग्रह नक्षत्र कारण है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो पूरी तरह साइंस है और इस पे बहुत खोजबीन भी हो चुकी। एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो सबसे पुराना सब्जेक्ट है। मतलब भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी टाइम रहा नहीं कि जिस टाइम एस्ट्रोलॉजी ना हो। यानी सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं वो वेद माने गए हैं। वो ऋग्वेद को सबसे पुराना माना गया है, उसमें ग्रहों का नक्षत्रों का वर्णन है। और एक चीजेवस्की नाम के एक रूसी वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बहुत खोजबीन की इसके ऊपर। तो उन्होंने बताया कि ये सूर्य के ऊपर जब भी काले धब्बे पैदा होते हैं तब तब पृथ्वी के ऊपर महामारियां फैलती हैं, युद्ध होते हैं, क्रांतियां होती हैं। और ये ज्वार भाटा जो आता है चंद्रमा की वजह से, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, हाई टाइड लो टाइड। तो जब चंद्रमा जो है वो समुद्र के जल पर प्रभाव डाल सकता है तो वो फिर अपने शरीर में जो जल है 65% उस पर भी प्रभाव डालता है। और जो शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है वो मन पर भी डालता है। और जब मन पर प्रभाव पड़ेगा तो पूरे जीवन पर ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक पैरासिलिसस नाम की एक स्विस चिकित्सक थे, उन्होंने मतलब ये दावे के साथ कहा कि जो भी रोग होते हैं व्यक्ति को वो उनके ग्रह नक्षत्रों के कारण होते हैं। और उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर दिया कि जिनको और दूसरे चिकित्सक ठीक नहीं कर पाते थे। वो उनकी जन्म कुंडली देखते थे और जन्म कुंडली देख करके फिर उनका इलाज करते थे। तो ज्योतिष क्या बोलता है कि जो भी कुछ जीवन में घटनाएं घटती हैं उसमें आप अकेले नहीं हो। ज्योतिष इस मान्यता पे चलता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक शरीर है। तो जैसे आप सांस लेते हैं तो आपका पूरा शरीर प्रभावित होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में जब कोई ग्रह बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। हमारे ज्योतिष में एक श्लोक आता है, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहा व्याप्तम इदम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। कि ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही राज्य हर लेते हैं। ग्रहों ने व्याप्त किया हुआ है इस संपूर्ण जगत को, चर अचर सजीव निर्जीव सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव है। और ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी देखिए जून के महीने में सूर्य ग्रहण हुआ था, तो मैंने अपने YouTube चैनल पे उस ग्रहण के पहले ही एक वीडियो बनाया था। जून में ग्रहण हुआ था, मैंने वीडियो बनाया था मई में। तो उसमें कई सारी बातें मैंने कही थी कि भाई ये सूर्य ग्रहण की वजह से क्या क्या होगा। और उसमें देखिए मेरा कोई बड़ाई की बात नहीं है, वो शास्त्रोक्त बातें मैंने बताई उसमें कि भाई ये सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है, ये जिस नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस राशि में पड़ रहा है, जिस समय में पड़ रहा है, तो उसके प्रभाव से क्या क्या होगा। तो देखिए अगर उसमें हम चेक करें तो जो 10 बातें बोली गई उसमें से 9 बातें एज इट इज सही निकली। तो ये क्या है, साइंस है भाई। उसमें ये बताया गया कि इस ग्रहण के प्रभाव से सोना चांदी के भाव बहुत बढ़ेंगे। तो जब वो वीडियो बनाया जा रहा था उस टाइम सोने के भाव थे 45,000 और फिर उसके भाव 55,000 तक आ गए। और उसमें ये बताया कि इस ग्रहण के प्रभाव से महामारी फैलेगी, तो कोरोना उसके बाद में काफी फैला। चाइना के ऊपर संकट आएगा तो चाइना से ज्यादातर लोग नाराज हो गए उस समय। पर इस तरह से बहुत सी बातें, मतलब ये चीजें जो है ना ये सिद्ध करती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो एक विज्ञान है। ओके, थैंक यू सो मच सर। शरद जी आपके पास आते हैं, आप भी हमें सेम क्वेश्चन का मैं उत्तर चाहूंगी। साइंस और वास्तु का क्या संबंध है? देखिए वास्तु साइंस के ऊपर बिल्कुल आधारित है। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बात करते हैं, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, मून के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर, और हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके ऊपर हम बात करते हैं, तो ये सारा वास्तु उसी पर आधारित है। जिस तरह ज्योतिष में जिस तरह सूर्य का आधार सबसे स्ट्रांग है, जो बेस है, उसी तरह वास्तु का ही आधार सूर्य से होता है। जिस तरह सन जो है पूरब से राइज होता है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, यह एक वास्तु की स्टडी है, ये एक कला है।
तो हम वास्तु में इन चीजों का किस तरह से हमारे पर प्रभाव पड़ता है उसकी स्टडी की गई है, और उसका हर चीज के ऊपर एक तार्किक वैज्ञानिक आधार है। जैसा कि हम वास्तु का जो एक बेसिक सिद्धांत है, प्राइमरी फंडामेंटल है कि हमको पूरब की दिशा ओपन रखनी है, वहां पे विंडोज होने चाहिए। तो अभी हम इस दौर में है, महामारी के दौर में, तो जिसके भी घर पे यदि पूरब में अगर विंडोज है भरपूर मात्रा में, तो जो सन की जो कॉस्मिक रेज आ रही है करीब 380 नैनोमीटर के ऊपर से, तो वो नेचुरल बैक्टीरियाज को वहीं पर ही खत्म कर देती है। इसीलिए हम जब वास्तु में रेकमेंड करते हैं कि हमको पूरब की तरफ रहकर कुक करना है, हमारा चूल्हा पूरब की तरफ में होना चाहिए, तो उसका वैज्ञानिक आधार यही है कि उस समय पे सारे बैक्टीरियाज वहीं पर ही खत्म हो जाए, तो वो आगे महामारी या किसी भी तरह के रोगों को वहीं पर ही रूट पे ही खत्म कर दे। उसी ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, हमारा एक वास्तु में एक थंब रूल है, आप सभी जानते होंगे कि मंदिर की डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में होनी चाहिए। तो उसका भी एक वैज्ञानिक आधार इस प्रकार है कि जब हम सूर्य जब राइज होता है तब करीब 380 नैनोमीटर में उसकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है। तो हम जब नॉर्थ ईस्ट जब वो डायगनल रेज जब वो डायगनली आती है तभी वो फिल्टर होकर आती है। तो उस समय पे विटामिन डी हमारी बॉडी जब अब्सॉर्ब करती है, जब हम प्रे करते हैं, तो उस समय पे हम वो विटामिन डी एब्सॉर्ब कर लेंगे तो एकदम फिट और हेल्दी रहेंगे। उसी प्रकार से सन जब सेट होता है वेस्ट में, उस समय पे सन मैक्सिमम इंफ्रारेड रेज एमिट कर रहा होता है। तो वो रेज जैसे कि हमें पता है कि केमोथेरेपी में यूज होती है कैंसर पेशेंट्स में, तो इसीलिए हम पश्चिम की वेस्ट साइड को पैक कराते हैं। तो हम वास्तु में जो भी सारा कुछ करते हैं, हमको हेड कहाँ रखना चाहिए, जो नॉर्थ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वो सारा वैज्ञानिक आधार हम वास्तु में इम्प्लाई करते हैं। हम हमारे पास आंसर है एवरी क्यों का। मैं एक तो सवाल मैं पूछूं ये, इसमें, सॉरी इंटरप्ट हाँ कर जी रही हूँ। बिल्कुल, आपने जी कहा जी कि जी, किचन जो है ईस्ट में होना चाहिए, बट जैसे किचन कि नहीं, सॉरी आ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने कहा हाँ, कि ईस्ट की तरफ फेस करके होना फेस करके चाहिए। होना चाहिए, लेकिन बॉम्बे में जैसे आपको पता है जी घर मिलना मुश्किल है, दिशा देखना तो जी दूर की बात है, इसमें क्या करेंगे? जी। नहीं देखिए, ऐसा है कि जब ये वास्तु, ये जो कला है, ये जो विज्ञान है, आज की नहीं है, आज से 5,000 पूरा पूरा पहले की नॉलेज है, पहले की विद्या है। जब हम आज के समय में मेट्रो सिटीज में, टीयर 1 सिटीज में, बॉम्बे में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, हम्म, तो 1927 में फ्लैट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में आया था फर्स्ट टाइम। हम्म, और तभी 1927 से ही फ्लैट और अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी प्रचलित हुए थे। ओके, तो अगर हम जब फ्लैटों की जब बात करते हैं तब वो वास्तु की पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। मान लीजिए हम जब ये जो बात करते हैं तब हम पूरी प्लॉट की बात करते हैं। जो हम अभी प्रैक्टिकल आज की बात करें तो हम टीयर 2 सिटीज में मेजॉरिटी हम करते हैं, जहां हम प्लॉट को देखते हैं, उसकी स्लोप को देखते हैं, कलर देखते हैं। लेकिन आज हम जब फ्लैट की बात करते हैं तो मान लीजिए कि अगर एक कोई पर्टिकुलर कॉर्नर में भी आज रेक्टेंगल फ्लैट तो मिलेगा नहीं, लेकिन वास्तु में हम देखते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉर्नर यदि कट भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, लेकिन वहां पर बिल्डर ने विंडो दे दी है, तो वो कोने की क्वालिटी कम नहीं होगी, लेकिन वो विंडो के मीडियम से वो कोने की क्वालिटी बरकरार ही रहेगी। क्योंकि आज हम टीयर 2, हमारे गांव में हम ओपन टू स्काई कोर्टयार्ड रखते थे, आंगन रखते थे, चौक हम्म, रखते थे, लेकिन हम्म, आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हमारे ऊपर कोई रहता है, नीचे कोई रहता है। तो हम वो सब चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते ऐसे माहौल में। लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स को, क्योंकि मूलभूत जो ग्राउंड है, अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो वही एज इट इज रहने वाली है। लेकिन हम जितना हो पॉसिबल हो पाए वो सिद्धांतों को फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि अगर आप मान लीजिए ईस्ट में अगर आपके पास विंडो ही नहीं है, तो फिर जैसे जो एक लॉजिक मैंने जो आपको रीजन दिया था कि ईस्ट का ये रीजन है कि जो सनराइज आ रही है, बैक्टीरियाज को जो मारना है, तो वो पर्पस सॉल्व होता ही नहीं अगर आपके पास वहां विंडो है नहीं। तो हम ये देखते हैं कि विंडो सेकंड बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या है, वेस्ट की तरफ क्या विंडो है क्या, कहाँ साउथ में है,
तो हम उस हिसाब से वो चीज को हम फिट करने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ओके। मैं इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ बाय प्रोफेशन, मैंने उसका कोर्स किया है। तो हम जब वास्तु की बात करते हैं, मुंबई जैसे सिटीज में जब हम प्लानिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर एस्थेटिक्स पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए हम जितने वास्तु प्रिंसिपल्स को एम्बाइब करने की कोशिश करते हैं, हम वैसा ही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कितने अच्छी तरह से एलैबोरेटली आपने बताया। आई एम श्योर ये जी जब प्रोग्राम एंड होते होते हम आगे की तरफ जाएंगे, तभी दर्शकों को भी सवाल पूछते रहेंगे, उन लोग को भी कुछ ना कुछ होगा पूछने के लिए। नेक्स्ट तरुणा। जी जरूर। बिल्कुल दीदी। जो हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम लोगों से, अगर आप भी कुछ पूछना चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर उसके लिए आपको भी बोलने का अवसर दिया जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अमित सर से। सर, जनरली बहुत बार पूछा जाता है कि ये महादशा क्या होती है, महादशा क्या होती है, या इसका जीवन पे हमारे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या होता है कि जैसे 9 ग्रह हैं, भारतीय ज्योतिष में क्या है कि 9 ग्रहों को प्रधानता दी गई है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु। यानी हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को हमारे जो भारतीय ज्योतिष में शामिल नहीं किया गया। तो ये 9 ग्रहों की महादशाएं होती हैं। महादशाओं का मतलब क्या है कि कौन से ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा और कितने समय तक रहेगा। तो वो जन्म कुंडली में लिखा हुआ रहता है कि इस डेट से इस डेट तक आपके इस ग्रह की महादशा है, यानी उस ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा उस टाइम पीरियड में आप। तो आपकी जन्म कुंडली सर, इसके बीच में ही कुछ। हाँ जी जी। सर, ये ग्रहों का प्रभाव जो है, हम कैसे, बस जन्म कुंडली के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि इस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं सर? बिल्कुल, जन्म कुंडली के द्वारा ही जाना जा सकता है कि भाई आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा चल रही है। वो कैलकुलेशन होती है कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के बेस पे और दशा निकाली जाती है। इस ग्रह की दशा इतने समय आपके जीवन में रहेगी, तो वह ग्रह मतलब जितने समय प्रभाव डालेगा, वह जैसा भी है आपकी कुंडली में, अच्छा है बुरा है, तो वो समय आपका उस ढंग से जाएगा। अच्छा, तो इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए और भी कुछ उपाय क्या हो सकते हैं, जैसे हमें पता चलता है? तो कई लोग ये सोचते हैं कि दशा महादशा मतलब बुरा समय, ऐसा नहीं होता है। महादशा और दशाएं ये अच्छी भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के कोई महादशा चल रही है तो वो बुरा समय चल रहा है। हमेशा ही हर व्यक्ति के महादशा चलती है, हर समय अंतरदशा चलती है। अगर वो बुरा है तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें मंत्र बताए गए हैं, दान बताए गए हैं, बताए गए हैं, व्रत बताया गया है। तो मान लीजिए कोई बुरी दशा चल रही है किसी व्यक्ति के, उसके कारण से वो परेशान है, आर्थिक रूप से है, शारीरिक रूप से है, आपसी संबंध है, तो वो कुंडली में पता चलता है कि इस ग्रह की दशा इस व्यक्ति को ये देगी, परेशानी देगी। परेशानी देगी तो क्या परेशानी देगी, कुछ अच्छा करेगी तो क्या अच्छा करेगी। तो अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए उपाय बताए गए हैं कि अगर इस ग्रह की दशा हो और बुरी हो तो फला मंत्र का जप करना चाहिए। जप करना, हवन करना, दान करना, व्रत करना, रत्न धारण करना, ये सब उपाय हैं। ये उपाय करने से निश्चित ही वो बुरे समय का प्रभाव कम होता है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्वेश्चन की तरफ जाते। शरद जी, हमें बताइए, ईशान कोण में स्टडी रूम नहीं होने से घर में किस ओर बना सकते हैं? क्योंकि ये मेरे ख्याल से बॉम्बे में या कहीं पर भी बच्चों के लिए बहुत ध्यान देना होता है हमको एज पेरेंट्स। तो आपकी क्या राय है? मैम देखिए, आज हम जिस दौर में हैं, हम जिस एरा में है, तो उस हमने ये चीज को और एक तरह से जूम्ड वर्जन कर दिया है। हम एक थंब रूल के हिसाब से नहीं चलते। मान लीजिए कि यदि कोई कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा है, कोई सीए एस्पिरेंट हो, कोई इंश्योरेंस अगर पढ़ता है, तो वेस्ट डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन, क्योंकि वो शनि सैटर्न ग्रह की रूल्ड है, तो वो अगर कोई कॉमर्स की पढ़ाई करेगा तो उसे पश्चिम डायरेक्शन में
ईस्ट फेसिंग बैठकर करना बहुत लाभदायी रहेगा। और उसी अगर यदि कोई इंजीनियरिंग, कोई आर्किटेक्चरल या डिजाइनिंग रिलेटेड अगर कोई पढ़ता है तो वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में यदि ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे तो वो बहुत लाभकारी, बहुत फायदेमंद होगा उनके लिए। लेकिन अगर स्पेस अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई तो वेस्ट डायरेक्शन में सभी कर सकते हैं, लेकिन अगर एज पर दे आर स्टडीज या वो जो फील्ड में है अगर वो चीज को भी अगर इनकॉर्पोरेट कर पाए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी अमित सर आपसे एक और प्रश्न हाँ। जो बिल्कुल अभी प्रेजेंट से रिलेटेड है कि मैंने कहीं पढ़ा था सर कि शनि और गुरु दोनों मकर राशि में आने वाले हैं 2021 में। हाँ जी। तो सर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा 2021 में, क्योंकि 2021 में हमारी सभी अपेक्षाएं जो बहुत बड़ी बड़ी थी वो सब अब कोरोना पे डिपेंड हो गई है कि जब ये खत्म होगा तभी हम कुछ अच्छे से कर पाएंगे, वापस हमारा जीवन पूरे सुचारू चल पाएगा। तो जो गुरु और शनि राशि मकर में आने वाले, शनि और गुरु मकर राशि में जो आने वाले हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2021 पर? तो वो सभी जानना चाहेंगे कि क्या होने वाला है आगे। देखिए क्या है, शनि और गुरु ऑलरेडी मकर में आ चुके हैं, मतलब अभी ओके सर। हाँ जी 20 नवंबर को, और गुरु जो है वो मकर में आ गए और शनि पहले से ही मकर में चल रहे हैं। तो 2021 में नेक्स्ट ईयर भी ये मकर में रहेंगे। शनि तो पूरे साल ही मकर में रहेगा और गुरु जो है वो 6 अप्रैल तक मकर में रहेंगे। तो अभी इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि शनि और गुरु दोनों एक ही राशि में, मकर राशि में साथ में आ रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या है, वराह मिहिर बहुत बड़े ज्योतिषी हुए थे जिनका बहुत नाम है। तो उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा बृहद संहिता, उसमें इस पर एक अलग से चैप्टर दिया उन्होंने कि कोई भी दो ग्रह एक ही राशि में एकदम सेम डिग्री पे आए तो उसका क्या फल होता है। उसको उन्होंने ग्रह अध्याय बोल के लिखा है। तो इसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है कि दोनों ग्रह एक ही राशि में ही नहीं, एक ही डिग्री पर, एक ही अंश कला विकला पर एग्जैक्ट आएंगे, तो उसको हम ग्रह युद्ध बोलते हैं। तो इस ग्रह युद्ध का प्रभाव ये बताया गया है कि इस ग्रह युद्ध में जो ग्रह कमजोर पड़ता है उस ग्रह से रिलेटेड जो बातें हैं उनमें कमी आती है, संसार को वो बुरे फल भोगने पड़ते हैं, और जो ग्रह जीतता है इस युद्ध में उससे संबंधित अच्छे फल मिलते हैं। तो इस ग्रह युद्ध में क्या होगा कि गुरु जो है वो नीच राशि में है और वो कमजोर पड़ेंगे, और शनि जो है अपनी खुद की राशि में है तो वो बलवान रहेंगे। तो गुरु का संबंध जो होता है वो होता है धर्म से, न्याय से, और समृद्धि से, प्रोस्पेरिटी से, और ये समझिए बड़े लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से, और ज्ञान से, विद्या से, गायों से, ब्राह्मणों से। तो क्योंकि गुरु इसमें कमजोर पड़ रहे हैं तो इन सब से संबंधित बुरे फल मिलने वाले हैं। एक बात तो ये है, और दूसरा क्या है, इसमें शनि बलवान होंगे। तो शनि का संबंध होता है आम जनता से, मजदूरों से, किसानों से। तो उन लोगों को अच्छे फल मिलेंगे, उनके मामले में अच्छा होगा। और ऐसा कहा गया है कि ये शनि गुरु जब साथ में मकर राशि में आए और शनि अगर विजेता हो तो कंस्ट्रक्शन के काम बढ़ते हैं। कोई बीमारी अगर चल रही है तो उस बीमारी पे रोक लगती है, जैसे अभी कोरोना महामारी फैल रही है। तो ये दोनों ग्रह साथ में है और एग्जैक्ट एक ही डिग्री पर आएंगे ये 21 दिसंबर को। तो उस समय के बाद में उसका विशेष प्रभाव होने वाला है। तो उसके बाद आप देखिएगा ये कोरोना जो बीमारी फैल रही है ना, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके सर। और मतलब वापस एक्चुअल में क्या है, ये गुरु का संबंध इकोनॉमी से भी होता है, तो ये इसमें कमजोर पड़ रहे हैं तो इकोनॉमी डाउन होगी। और इसका गया है कि सोना चांदी जो कीमती धातुएं हैं उनके भाव उनके भाव भी बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब फल बताए गए हैं।